नमस्कार दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र पेपर फेस्ट जो सामान्य ज्ञान प्लस शिक्षा मनोविज्ञान का होगा, उसके लिए हम देख रहे थे मॉडल टेस्ट पेपर। सबसे बड़ी बात, जो भी साथी आए हैं उनको बता दूं 27 मॉडल पेपर हो चुके हैं हमारे। 28 नंबर का आज ये हमारा मॉडल पेपर रहेगा दोस्तों, जो नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है। हर पर्सन की संपूर्ण व्याख्या की जाएगी और कुल पर्सन जो पेपर का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 100 रहेंगे और कुल अंक रहेंगे 200। दोस्तों सभी साथी अंत तक बने रहें। एक बार वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी साथी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहते हैं या मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए यहां पर दी गई है इंस्टाग्राम आईडी, वहां पर जाकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। रही बात पेपर पेस्ट के नोट्सों की, तो वो दिए गए हैं कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है उसके स्टोर में। प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड करके स्टोर से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लाइक शेयर एक बार सभी साथी कर दें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पंत भारत में पंत निरपेक्षता के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही है वो आपको बताने। देखिए, भारत में पंत निरपेक्षता की नकारात्मक अवधारणा को स्वीकार किया गया है। मूल प्रस्तावना में पंत निरपेक्षता की चर्चा की गई है। एसआर बोम्बोई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पंत निरपेक्षता है इसके बारे में चर्चा की। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या है। देखिए, एसआर बोम्बई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पंत निरपेक्षता को संविधान की आधारभूत संरचना के रूप में मान्य ठहराया है। ये तीसरा, ये चौथा है ना, ये गलत हुआ है, यहां से इसको इसके साथ जोड़ लेना। और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। अब बताइए दोस्तों, यहां पे गलत कौन से हैं सही कौन से हैं वो आपको यहां पर बताने हैं। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, चलिए हम देख लेते हैं। पहला देखिए, भारत में पंथ निरपेक्षता की नकारात्मक अवधारणा, ये गलत है। पहला, नकारात्मक अवधारणा को नहीं अपनाया गया, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है, मूल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता की चर्चा की गई है। देखिए मित्रों, केशवानंद भारती बनाम केरल संघ 1973 का मामला है, उसके अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा बताया था। समझिए आप, तो इसका मतलब यह भी क्या है, गलत है आपका। तीसरा सही है आपका, चौथा सही है आपका। तो 3 और 4, केवल 3 और 4, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 1919 के भारत शासन एक्ट के संबंध में असत्य कथन है, वो आपको बताना है। सांप्रदायिक निर्वाचन का दायरा बढ़ाकर सिखों को भी दिया गया। बजट पर बहस करने का प्रावधान, बजट पर मतदान करने का अधिकार भारतीयों को दिया गया और उपरोक्त सभी। यहां पे असत्य कथन है वो आपको बताने हैं दोस्तों। तो देखिए, पहला पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। देखिए, बजट पर बहस करने का प्रावधान भारतीयों को दिया गया, लेकिन बजट पर मतदान करने का भारतीयों को अधिकार नहीं दिया गया, यह गलत है आपका। तो सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही कथन की पहचान कीजिएगा। जो सही है वो बताना है। भारत की शासन प्रणाली संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली का समन्वय है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व संविधान की कठोरता है और संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। अब यहां पे पूछा क्या है, सत्य कथन आपको है इन 3 कथनों में से वो बताना है। नीचे ऑप्शनों में से आपको उत्तर देकर सही बताना है दोस्तों। पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। क्योंकि भारत के अंदर जो संसदीय शासन प्रणाली है ये अपनाई गई है, ब्रिटेन के समान है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है दोस्तों। और मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं, और मंत्रिमंडल संसद के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। मतलब ये तीसरा आपका यहाँ पे सही है। तो केवल 3, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। पहला और दूसरा है यहाँ पे गलत दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतीय विदेश नागरिक कार्ड होल्डर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय विदेश नागरिक कार्ड होल्डर के विषय में इनमें से कौन सा कथन है जो सही है वो बताना है। देखिए,
इसमें भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड योजना को ओसीआई भारतीय नागरिक कार्ड योजना में विलय किया गया है। इसे भारत में सभी मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। इसे भारत में संवैधानिक एवं सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, या उपरोक्त सही। यहाँ पे सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है दोस्तों। भारतीय विदेश नागरिक कार्ड होल्डर, यानी कोई विदेशी यहां पर आकर अपनी नागरिकता लेता है, उसके बारे में दोस्तों। तो यहां पे देखिए, आपका बात कर रहे हैं सही कथन की, तो तीनों कथन सही है मित्रों, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बात बोल दूं मित्रों, अगर आप आज का जो हमारा मॉडल पेपर है ना, इसके अंदर 70+ स्कोर अपना लेकर आते हैं ना, तो ये मानकर चलिए कि आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी है। इन कथनों पर विचार कीजिएगा एक बार सभी साथी। संविधान के अनुच्छेद 49 में प्रावधान है कि कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। दूसरा है, संविधान के अनुच्छेद 46 में प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य दुर्बल वर्गों के सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से राज्य उनकी रक्षा करेगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? पहला और दूसरा दो कथन दिए गए, इनमें से कौन से सही है वो आपको बताना है दोस्तों। अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 49 है आपके यहां पे, तो सही कौन से हैं, गलत कौन से हैं, कमेंट करके फटाफट बता दीजिए आप। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो मित्रों यहां पे दोनों सही है। सी ऑप्शन देखिए आपका, 1 और 2 दोनों के दोनों कथन है ना, ये सही दिए गए हैं। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। चलो करते हैं विचार। एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुरक्षित करना, पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। अब यहां पे जो सत्य कथन है वो आपको बताने हैं दोस्तों। आराम से सामने दिखाई दे रहा है कि गलत कौन सा है, क्योंकि सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप इसका उत्तर है वो दे सकते हैं दोस्तों। तो फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, एक बार सभी साथी जल्दी से कमेंट कर दे इस पर, जिसे अपना उत्तर है वो फटाफट मिल जाए दोस्तों। यहां पे पहला सही है। दूसरा देखिए, धार्मिक, यह बात कही गई है कि कोई राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, तो धार्मिक राज्य की स्थापना करना यह गलत बताया गया। तीसरा सही है, चौथा भी सही है। पहला, तीसरा, चौथा मतलब केवल 1, 3, 4, ये रहा सी ऑप्शन आपका। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। यहां पे जो सत्य कथन है वो आपको बताने हैं दोस्तों। मित्रों देखिए, तीनों के तीनों कथन सही है। यहां पे पहली दी गई है अनुच्छेद 74 का भाग 1 है उसके अकॉर्डिंग। दूसरी जो बात कही गई है ये हमारे 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जोड़ी गई। और तीसरी बात है ये 74 का, देखिए ये तो है 74 का भाग 1 अनुच्छेद, ये है 74 का भाग 2, और ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो तीनों सही है, मतलब डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद की चर्चा संविधान के मूल स्वरूप में की गई है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान के मूल स्वरूप में नहीं है, और मंत्रिमंडल की चर्चा संविधान में केवल एक बार की गई है। तो बताइए यहां पे। अब देखिए, पहला क्या है, मंत्रिपरिषद की चर्चा। मंत्रिपरिषद की चर्चा अनुच्छेद 74 और 75 है ना, इन दोनों में की गई है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान के मूल स्वरूप में नहीं था दोस्तों, नहीं था। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ ना, 44वां संविधान संशोधन, उसके तहत अनुच्छेद है हमारा 352 का भाग 3, उसके अंदर मंत्रिमंडल है ये एक शब्द जोड़ा गया। तो एक बार चर्चा भी हो गई इसकी, ये बात है। तीनों सही है यहां पर भी।
डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, आराम से पढ़ लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अंग्रेजी सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग संभव नहीं। हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि नवीन व्यवस्थापिकाएं हमारे स्वराज का मार्ग प्रशस्त करेगी। स्वराज की प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा प्रगतिशील अहिंसात्मक असहयोग की नीति अपनाई जानी चाहिए। गांधी जी का जो उपयुक्त वक्तव्य है ये किस अधिवेशन से संबंधित है, कौन से अधिवेशन में ये गांधी जी ने ये वक्तव्य दिया दोस्तों, ये आपको यहां पर बताना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है, आराम से आप इसका कमेंट कर दीजिए, आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा दोस्तों। बताइए, 4 अधिवेशन, एक तो कलकत्ता कांग्रेस महासमिति अधिवेशन, दिल्ली विशेष अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन या गया अधिवेशन। बात है ये सितंबर 1920 की, इस समय अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था कलकत्ता कांग्रेस महासमिति अधिवेशन। यहां पर यह वक्तव्य है वो गांधी जी ने दिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत निर्भरता के प्रावधान है, इनमें से कौन कौन से प्रावधान 10वीं अनुसूची के अंतर्गत है वो आपको बताने हैं। चलिए पहला देखिए, यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है या अपनी पार्टी व्हीप का उल्लंघन कर सदन में मतदान करता है अथवा मतदान में भाग नहीं लेता है और वह अपनी पार्टी से 15 दिनों के भीतर समाधान नहीं पाया हो, यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, यदि कोई मनोनीत सदस्य नाम निर्देशित होने के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो पाता है, उपरोक्त सभी। तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत इनमें से कौन कौन से प्रावधान है वो आपको यहां पर बताने हैं दोस्तों। पहली बात, 52वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत ये पहला है ना, ये रखा गया था। ये क्यों रखा गया, क्योंकि अवसरवादी जो राजनीति थी उसको रोकना था। अवसर के अकॉर्डिंग जो भी नेता थे वो अपना पार्टी है वो बदलते थे दोस्तों, इस वजह से दोस्तों। दूसरा भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, यहाँ पे उपरोक्त सभी है ना जो 10वीं अनुसूची में दिए गए हैं दोस्तों। डी ऑप्शन आपका रहने वाला है सही। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपाल के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया, क्योंकि इसका तात्पर्य होगा दूसरा, निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, निर्वाचन राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा समझता है, निर्वाचित राज्यपाल, और राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना पड़ता था। अब देखिए, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को क्यों छोड़ा गया, इसके लिए 4 कथन है, इनमें से सत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना होगा दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, एक तो मुख्यमंत्री का निर्वाचन होता है, अगर राज्यपाल का भी निर्वाचन होता तो इसका तात्पर्य होगा दूसरा निर्वाचन, तो ये तो सही है। निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर, क्या सही है ये गलत है राज्यपाल के बारे में। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा समझता, ये भी सही है। निर्वाचित राज्यपाल अगर होते, जनता अगर राज्यपालों को चुनती तो समझता, सही है। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना पड़ता था, यह भी सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा, सी ऑप्शन आपके सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन को छांटिए। जो सत्य है वो आपको यहां पर बताने हैं दोस्तों। चलिए, जिला योजना समिति के 2/3 सदस्य जिला पंचायत और नगरपालिका के निर्वाचन सदस्यों द्वारा स्वयं में से चुने जाएंगे। महानगरीय योजना समिति के 4/5 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगरपालिकाओं के निर्वाचन सदस्यों एवं पंचायत के अध्यक्षों द्वारा स्वयं में से चुने जाएंगे। बताइए दोस्तों। देखिए, यहां पे कथन एकदम सही जब होंगे जब यहां पर हम 3/4 की जगह 4/5 कर दें, और 4/5 हो गया, और यहां पर 4/5 की जगह 2/3 कर दें, तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। अन्यथा ये दोनों क्या है, गलत है। तो यहां पे सही कथन की बात करें, न तो 1 है और न ही 2 है दोस्तों। हटके क्वेश्चन है, शायद ऐसा क्वेश्चन आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
संसद विधि द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकती है। यदि कोई राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य के प्रशासक के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त होता है तो वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कर्तव्य का प्रयोग अपने मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहते हुए करेगा। इनमें से दोनों कथन दिए गए हैं, इनमें से जो सत्य कथन है वो आपको यहाँ पर छांट कर है मेरे को बताना है, उत्तर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। पहला बिल्कुल गलत है, संसद विधि इसको हटा दीजिए। हाँ, राज्य किसी भी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती जो संघ राज्य क्षेत्र है उसका प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है, समझे आप, ये इंपॉर्टेंट चीज है। प्रशासन के रूप में नियुक्त करता है कौन? राष्ट्रपति। तो संसद विधि काम में नहीं आई, मतलब पहला गलत। और दूसरा कथन आपका एकदम सही है, यहाँ पे क्या है? सही, मतलब बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रह सकता है दोस्तों। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, असत्य कथन का चयन करें। आज का पेपर बहुत ही बड़ा पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, और आज जो पेपर अटेंड कर रहा है ये मानकर चलो कि वो क्लास जो आपका एग्जाम रूम है उसमें बैठकर ही अपना पेपर है वो अटेंड कर रहा है दोस्तों। तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। असत्य कथन का यहाँ पर, मुख्य सचिव पद का सृजन वेलेजली 1799 के समय हुआ। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन थे और मुख्य सचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। असत्य कथन कौन सा है उसका यहाँ पर चयन आपको करना है दोस्तों। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत। कारण, मुख्य सचिव का कार्यकाल पूर्व निर्धारित नहीं होता है। अगर मुख्य सचिव का कार्यकाल है वो सेवानिवृत्ति के बाद भी है तो उसको बढ़ाया जा सकता है मुख्यमंत्री के द्वारा, मतलब ये यहाँ पे गलत दिया गया है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, अपर सचिव, विभागीय सचिव। ये क्वेश्चन पहले भी हमने देख लिया, फटाफट इसका उत्तर है वो कमेंट कर दीजिए दोस्तों। मुख्य सचिव नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा, अभी अभी पढ़ा हमने। वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, साथ में ये भी कमेंट करना है वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है यहाँ पे। और यहाँ पे सही है मुख्य सचिव, बी ऑप्शन आपका। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। राज्य मानवाधिकार आयोग ये एक संवैधानिक निकाय है। स्थापना के समय से ये बहुसदस्यीय निकाय है। स्थापना के समय अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान था। वर्तमान में इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्यों का प्रावधान है। सत्य कथन आपको यहां पर है वो बताना है। तो देखिए, पहला सही है, वैधानिक निकाय है। दूसरा, स्थापना के समय बहुसदस्यीय निकाय था क्योंकि एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य इसके अंदर थे। 1999 में इसका गठन किया गया था राजस्थान में। स्थापना के समय अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान था, सही। वर्तमान में इसमें अध्यक्ष सहित 2 सदस्यों का प्रावधान है क्योंकि 2006 के अंदर इसके अंदर ये परिवर्तन किया गया था, तो ये गलत दिया गया है यहाँ पे। पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सत्य है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन की पहचान करें। जो गलत है वो बताना। इसकी स्थापना 1935 के अधिनियम द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना तत्कालिक राज्य प्रमुख मानसिंह द्वितीय द्वारा अध्यादेश जारी करके की गई। आजादी से पूर्व राजस्थान की 3 रियासतों में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अब गलत कौन सा है वो आप बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं तो पहला गलत है क्योंकि 1935 का जो अधिनियम आया था मित्रों, इसके तहत लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था दोस्तों, समझे आप। और जो राज्य लोक सेवा आयोग है इसके गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत किया जाता है, समझे।
बाकी 3 रियासतें देखी गई है। आज़ादी से पूर्व राजस्थान की 3 रियासतें थी, एक जोधपुर, दूसरी जयपुर और तीसरी बीकानेर। यहाँ पर लोक सेवा आयोग थे दोस्तों। और चौथा भी सही है, तो पहला बी सी डी गलत कौन सा है, सिर्फ ए है आपका। क्वेश्चन 18, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथनों की पहचान कीजिए। चलिए करिए। ये एक परामर्शकारी निकाय है, राज्य सरकार इसकी सलाह मानने के लिए बाध्य है। यदि राज्य सरकार इसकी सलाह नहीं मानती है तो राज्य सरकार को विधानमंडल में इसका कारण बताना पड़ता है। इसके 33वें अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह यादव है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के बारे में, और यही आपका पेपर करवा रहा है दोस्तों। अब यहां पे पूछा क्या है, असत्य कथनों की आपको पहचान करनी है कि कौन कौन से कथन असत्य है। देखिए पहला, ये एक परामर्शकारी निकाय है। सही बात है दोस्तों, परामर्शकारी निकाय होती है, सरकार इससे सलाह भी लेता है भर्तियों को लेकर। राज्य सरकार इसकी सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, गलत। यदि राज्य सरकार इसकी सलाह नहीं मानती है, तो मानती ही नहीं है, तो कानून की यहां पे बात ही कहां पर है, ये भी गलत। और इसके 35 में बने, 33 में नहीं, 35 में अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह यादव बने हैं, जो पहले राजस्थान के पुलिस के महानिदेशक भी थे। तो पहला यहां पे सही है, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा गलत है। 2, 3, 4 ये राशि ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। असत्य कथन पूछे आपको यहां पे। क्वेश्चन 19, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत के लिए एक लिखित संविधान का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 में पहली बार प्रांतीय स्तर पर सदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। अब यहां पे जो कथन सही नहीं, यानी जो असत्य है, वो बताना है दोस्तों। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत। ये गलत है आपका। एक लिखित संविधान का प्रावधान किया गया, कोई लिखित संविधान का उल्लेख नहीं किया गया 1935 में दोस्तों, समझे आप। तो सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, संवैधानिक शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें व सत्य कथन का चयन कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ऐसी शासन व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सतह पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ऐसी शासन व्यवस्था राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक भी हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना है। व्यवस्था व्यक्ति, व्यवस्था राज्य, ये पूछा गया है। अब यहाँ पे सत्य कथन है वो आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे पहला तो सही है आपका, लेकिन दूसरा गलत है, केवल एक। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 21, किसान आंदोलन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिस्ट्री शुरू हुई अब आपकी। चलिए, पहला कथन, 1918 में विजय सिंह पथिक कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए लाहौर गए। दूसरा, 1920 में मारवाड़ सेवा संघ का नाम बदलकर मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया गया। अब यहां पे गलत सही कौन से हैं, सत्य कथन आपको बताने हैं। पहला देखिए, विजय सिंह पथिक कांग्रेस अधिवेशन 1918 में गए थे, सम्मिलित होने के लिए लाहौर नहीं गए थे, दिल्ली गए थे। दूसरी बात, 1920 में नहीं, 1924 में मारवाड़ सेवा संघ का नाम बदलकर मारवाड़ हितकारिणी किया गया था 1924 के अंदर। देखिए, जो ये 1920 के अंदर ये मारवाड़ सेवा दल संघ है, ये बना था मारवाड़ सेवा संघ दोस्तों। चांदमल सुराणा के नेतृत्व में, निर्देशन था जयनारायण व्यास का दोस्तों। तो दोनों गलत हो गए आपके यहाँ पे, दोनों असत्य हैं। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 22, कर्नल टोड ने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया? 1822, 1829, 1833, 1852।
बात कर रहे हैं कर्नल टोड की, तो कर्नल टोड ने कहीं पर प्रयोग किया है, बोलकर तो किया ही नहीं है, लिख कर ही किया है। तो कर्नल टोड की एक पुस्तक थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें किया था। कब? 1829 के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। चलिए, 1917 ईस्वी में रामनिवास शर्मा ने झालावाड़ में सारम नामक समाचार पत्र निकाला। झालावाड़ राज्य द्वारा मांगीलाल को 10 नंबरी की संज्ञा दी गई। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 25 नवंबर 1946 को की गई। झालावाड़ प्रजामंडल राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल था जिसे उसके शासक ने समर्थन दे रखा था। अब यहाँ पे असत्य कथन आपको क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर बताना है दोस्तों। यहां पे देखिए मित्रों, आपका पहला ही गलत है। क्यों? ये सारम नामक समाचार पत्र रामनिवास शर्मा ने निकाला था, लेकिन 1921 में निकाला था ये, तो ये गलत हो गया। दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा भी सही है। और ये भी याद रखना, अंतिम प्रजामंडल, नवीन प्रजामंडल झालावाड़ ही था। तो यहाँ पे गलत पूछा ना, तो ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन है। एकीकरण के बारे में पूछा आपको यहाँ पे। रियासती विभाग की स्थापना 3 जून 1948 को की गई। महाराजा तेज सिंह को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। कुशलगढ़ को संयुक्त राजस्थान में मिलाया गया। 25-26 जून 1946 को मेवाड़ महाराणा ने राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु एक सम्मेलन बुलाया था। सत्य कथन बताना है। पहला देखिए, रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? 5 जुलाई 1947। 5 जुलाई 1947 को। महाराजा तेज सिंह को मत्स्य संघ का, महाराजा तेज सिंह जो अलवर के महाराजा थे, ये उपराज प्रमुख बनाए गए थे। राज प्रमुख बने थे वो धौलपुर के बने थे, उदयभान सिंह। उदयभान सिंह, समझे आप। और कुशलगढ़ को संयुक्त राजस्थान, कुशलगढ़ है, इसको राजस्थान संघ में मिलाया गया था द्वितीय चरण में। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों गलत है। चौथा डी ऑप्शन आपका सही है एकदम यहां पे, समझिए। यहां पे अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में तात्या टोपे की भूमिका के संदर्भ में असत्य कथन बता दीजिए। 1857 की क्रांति में तात्या टोपे ने ग्वालियर के विद्रोहियों का नेतृत्व किया। तात्या टोपे ने सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा में प्रवेश किया। 18 अगस्त 1857 को कुआड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना के साथ तात्या टोपे का युद्ध हुआ। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दे दी गई। अब गलत कौन सा है वो बता दीजिए आप। राजस्थान में प्रवेश तात्या टोपे ने 8 अगस्त को किया है, और अगले ही दिन 9 अगस्त 1857 को कुआड़ा नामक स्थान पर इनके युद्ध हुआ था। तो यह गलत दिया गया है यहां पे, सी वाला, समझ गए। यहां पे आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस वर्ष के में आमेर के राजा मानसिंह ने डूंगरपुर के आस्करण को पराजित कर डूंगरपुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया? 1562, 1569, 1572, 1576। किस वर्ष में आमेर के राजा मानसिंह ने डूंगरपुर के आस्करण को पराजित किया, डूंगरपुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, वो समय पूछा है आपको। कब? 1572 के अंदर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन आ रहा है 27 नंबर, मारवाड़ के राव चंद्रसेन के बारे में निम्न में से सत्य कथन कौन सा है वो आपको यहां पर बताना है। राव चंद्रसेन 1557 ईस्वी में मारवाड़ का शासक बना। राव चंद्रसेन की माता स्वरूप देव व पिता राव मालदेव थे। इसने उत्तराधिकारी संघर्ष के समय अकबर के आक्रमण को विफल किया। 1570 ईस्वी के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब बता दीजिए दोस्तों, सत्य कथन है वो बताना है। पहला देखिए, राव चंद्रसेन ये 1562 में बना था, समझ गए आप। राव चंद्रसेन की माता स्वरूप देव व पिता राव मालदेव थे, एकदम करेक्ट है ये।
इसने उत्तराधिकारी संघर्ष के समय अकबर के आक्रमण को विफल किया। नहीं, उत्तराधिकारी संघर्ष के समय जब अकबर ने इस पर आक्रमण किया ना जोधपुर पे, तो ये बादराजून चला गया था, तो ये गलत है। 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार इन्होंने नहीं की थी। ये 1570 में नागौर दरबार में आया था, वहां पर खुद को ऐसा लगा कि हमारा यहाँ पर अपमान हो रहा है, इसको लेकर वापस चंद्रसेन कहाँ चला गया था, बादराजून चला गया था, तो ये भी गलत है। सिर्फ यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया ना, वो आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, 3 राजाओं चाचिंग, सिंधुल और यशोराज का वध किस चौहान शासक द्वारा किया गया? वासुदेव चौहान, सिंहराज, अजयराज, चंदनराज। अजयराज के द्वारा दोस्तों। ये ऐसा शासक है जिसने राजकाज राजकाज है इसको संन्यास भी दिया था। अपने पुत्र था अर्णोराज, जिसको 1133 में शासन सौंप दिया, और ये बाकी काम छोड़कर संन्यास लेकर पुष्कर चला गया था। कौन? अजयराज दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सांभर के चौहानों के बारे में निम्न में से असत्य कथन है। सांभर के जो चौहान है उनके बारे में जो असत्य है वो आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताना है दोस्तों। चौहान वंश का स्वर्णकाल विग्रहराज चतुर्थ का समय था। वागपतिराज प्रथम ने महाराजा की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि सिंहराज ने धारण की। परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि गोविंदराज तृतीय ने धारण की। यहां पे जो सत्य कथन है वो आपको बताने हैं दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है, कमेंट करके बताइए। असत्य कथन बताना, सॉरी सत्य नहीं, असत्य। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत है। परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि गोविंदराज तृतीय ने की थी, क्या धारण है? गलत। ये की थी पृथ्वीराज प्रथम और अर्णोराज ने। समझ गए ना आप? तो ये गलत है आपका यहाँ पे। पृथ्वीराज प्रथम व अर्णोराज ने ये उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 30, प्रतिहारों की प्रांतीय शासन व्यवस्था की विभिन्न इकाइयों का सही क्रम बताइए। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है और आराम से आप बता सकते हैं। मैं आराम से बता दूंगा, आप कमेंट कर दो। आपको एक पूरी मिनट का समय इस क्वेश्चन में मैं दे रहा हूं, जिससे आप अपना उत्तर है वो इसमें बता दें दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, ये टॉप क्वेश्चन रहेगा। बताइए जल्दी से सभी साथी। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। तो यहां पे रहेगा डी ऑप्शन आपका सही। पानी पीने में लग गया था मित्रों, ये नहीं है कि मैं आपको ये छोड़ के चला गया था। देखिए, भुगती प्रतिहार राज्य की प्रांतीय दृष्टि से अनेक इकाइयों में सबसे बड़ी इकाई इसको माना था भुगती को। फिर मंडल भुगती के बाद की इकाई थी। फिर मंडल के बाद में विशेष, जो मंडल से छोटी इकाई। फिर है पतक, पतक है जो अनेक ग्रामों के समूह को पतक कहते थे, जो अनेक ग्रामों का समूह होता था उसको। फिर अगली है चतुर्शतिका, ये 84 ग्रामों का समूह होता था दोस्तों, और ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति कालीबंगा से प्राप्त हुई। आहड़ ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख थी। राजस्थान में लोहे धातु के पात्र के प्राचीनतम साक्ष्य चित्र स्लेटी रंग की मृद भांड संस्कृति पीजीडब्ल्यू से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा के हड़प्पा सभ्यता की पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान की कोटी दीजी स्थान पर मिले हैं। कमेंट करके बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहां पे देखिए, हमें असत्य कथन बताना है 31 में, और असत्य दिया गया ये वाला। क्यों दिया गया? इसको देखिए दोस्तों, आराम से देखिए। राजस्थान में लोहे धातु के पात्र के प्राचीनतम साक्ष्य चित्र स्लेटी रंग की मृद भांड संस्कृति पीजीडब्ल्यू से प्राप्त हुई है। यह आपका यहां पे दिया गया गलत दोस्तों।
समझ गए आप? अगले क्वेश्चन में बढ़िए, सी ऑप्शन आपका यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। आर्य सभ्यता के बारे में निम्न में से असत्य कथन है। आज थोड़ी लंबी क्लास चल सकती है क्योंकि क्वेश्चन एक से बढ़कर एक आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, तो कोई टेंशन ना ले इसको। आर्य सभ्यता के बारे में निम्न में से असत्य कथन आपको यहां पर बताना है। आर्य की खुदाई में 6 तांबे की मुद्राएं व 3 मोहरें प्राप्त हुई है। आर्य सभ्यता के लोग कृषि से परिचित थे। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आर्य सभ्यता का समृद्ध काल 2100 से 1500 ईसा पूर्व तक माना है। यहाँ के बाट व एवं माप छपाई करने के ठप्पे प्राप्त हुए हैं। तीसरा गलत दिया गया है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आर्य सभ्यता का समृद्ध काल बताया था 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक, तो ये गलत है ना आपका। यहां पे 1900 कर लो और यहां पे 1200 कर लो तो सही हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सभ्यता स्थल को पुरातत्व का पुष्कर की संख्या दी जाती है? कालीबंगा, आड़, गणेश्वर और बेरहाट। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। किसको? गणेश्वर को। समय की अगर हम बात करते हैं तो 2800 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व के लगभग का इसका समय बताया जाता है। क्वेश्चन 34 है, ध्रुव के जल स्रोत को गोरख व गोमांस द्वारा दूषित करवा दिया। यह कृत्य दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने किस किले के आक्रमण के दौरान किया? अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी के जालोर दुर्ग पर आक्रमण के समय, जलालुद्दीन के रणथंभौर आक्रमण के समय, अलाउद्दीन खिलजी के 1308 के सिवाना दुर्ग पर आक्रमण के समय, या अलाउद्दीन खिलजी के 1299 के रणथंभौर आक्रमण के समय। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आया आपके सामने। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं सही कथन की तो आपका रहेगा सी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1308 के समय सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया गया था उस समय की दोस्तों ये बात है दोस्तों। समझ गए आप? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35, किस चौहान शासक ने अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की? अब थोड़ा स्पीड से देख लीजिए, इतनी देर जो बड़े क्वेश्चन थे अब थोड़े छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे। किस चौहान शासक ने अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की? किस चौहान शासक ने अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की? किसने की? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1177 से 1192 ईस्वी इनका समय था। जन्म 1166 में हुआ था इनका। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के लोक देवताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोगा जी को महमूद गजनवी का समकालीन माना जाता है। पाबूजी की यश गाथा नायक जाति के लोग रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। रामदेव जी की मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे और हड़बूजी राव जोधा के समकालीन थे। अब यहां पे आपको असत्य कथन है ना वो बताना है दोस्तों। पहला सही है, क्या सही है दोस्तों? आराम से देखिए, आराम से कमेंट कीजिए। सही है। दूसरा देखिए, पाबूजी की यश गाथा नाइक जाति के भोपे द्वारा गाई जाती है, नाइक और रेबारी जाति के। लेकिन यहां पे हम बात करते हैं ना वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र माठ होता है, ये गलत हो गया आपका। रामदेव जी है वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे और हड़बूजी राव जोधा के समकालीन थे, ये भी सही है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गलत है दूसरा, केवल दो गलत है यहाँ पे, तो बी ऑप्शन देखिए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 37, सुगाली माता के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन है वो आपको बता देना है दोस्तों, सुगाली माता के बारे में। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सुगाली माता कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी मानी जाती है। इस देवी के 54 हाथ 10 सिर हैं। इसका मुख्य मंदिर है वो आहुआ पाली में है। और सुगाली माता की 1857 के समय मूर्ति वर्तमान में जयपुर स्थित एक संग्रहालय में रखी गई है। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत। देखिए चौथा गलत क्यों है, कारण क्यों है? डी ऑप्शन सही आपका रहेगा। यहां पे असत्य क्यों है? सुगाली माता की जो मूर्ति 1857 के समय अंग्रेज अजमेर लेकर आए थे, यह सही है। लेकिन वर्तमान में यह जयपुर नहीं पाली के संग्रहालय में है, तो डी ऑप्शन हो गया ना सही आपका, यहां पे गलत दिया गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रमुख संतों के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन है। संत पीपा ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को एक युद्ध में पराजित किया था। संत पीपा की गुफा शमदड़ी ग्राम बाड़मेर में स्थित है। वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है जिनका संबंध डूंगरपुर जिले से है और संत धना रामानंद के शिष्य थे। असत्य कथन बताना है यहां पे। पहला सही, दूसरा गलत है। देखिए संत पीपा की गुफा है ना,
संत पीपा की गुफा है टोडा रायसिंह में, टोडा रायसिंह टोंक जिले के अंदर। जबकि ये समदड़ी है ना, यहां पर मंदिर है पीपा का। तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 39। दुर्गों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। ये दुर्गों के संदर्भ में जो कथन दिए गए इन पर विचार कीजिए। शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग है। कौटिल्य ने 4 दुर्ग बताए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ दुर्ग औद्योगिक दुर्ग को बताया। और भारत में राजस्थान दुर्गों की संख्या में प्रथम स्थान पर है। तो यहां पे बता दीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, टॉप क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए दोस्तों फटाफट आंसर है वो दीजिए इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से सत्य हैं कौन से गलत हैं वो आपको बताना है दोस्तों। सत्य कथन सिर्फ और सिर्फ ये है दोस्तों, पहले वाला, दूसरा तीसरा गलत है यहां पे, समझे आप। इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखिए, ये औद्योगिक दुर्ग नहीं गिरी दुर्ग था दोस्तों, समझे आप। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। दुर्गों में राजस्थान तृतीय स्थान पर है, पहला महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान। तो केवल एक यहां पे सत्य है, यानी बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। राजस्थान के मेलू के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन है, उसकी आपको पहचान है वो करनी है। तो फटाफट कीजिए दोस्तों पहचान। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है, आराम से आप इसकी पहचान है वो कर सकते हैं दोस्तों। तो फटाफट पहचान करके बताइए मेरे को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। बीकानेर के गजनेर मेल में शार्दुल म्यूजियम स्थित है। डिग के जलमहल विश्व के सबसे बड़े आवासीय महल है। चित्तर पैलेस में घड़ियों का संग्रहालय है। और देश का पहला हेरिटेज होटल आमेर महल में जयपुर में है। यहां पे देखिए पहला गलत है, शार्दुल म्यूजियम की बात कर रहा है। ये लालगढ़ पैलेस बीकानेर में है, तो गलत हो गया। दूसरा, डिग के जलमहल विश्व के सबसे बड़े आवासीय महल है, गलत है दोस्तों। ये भी आपका गलत है दोस्तों, समझ गए आप। सबसे बड़ा आवासीय महल है वो है चित्तर उमेद महल पैलेस जोधपुर वाला। चित्तर पैलेस में घड़ियों का संग्रहालय, ये आपका सही है यहाँ पे। और देश का पहला हेरिटेज होटल आमेर महल जयपुर में, ये सही, ये भी गलत है आपका। हेरिटेज होटल, देश का पहला हेरिटेज होटल, ये अजीत महल जोधपुर है ना, उसमें है। तो यहां पे सत्य कथन सिर्फ सी है आपका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। चित्रकार चित्रशैली हरदेव भगवान घासीराम उनियारा, धनराज जयनाथ करपाराम उमरा नाथद्वारा, केवला बगता चोखा देवगढ़, भीमा काशीराम राम लखन मेवाड़। करना है सुमेलित यहां पे। हरदेव भगवान और घासीराम किससे जुड़े हुए हैं, नाथ द्वारा शैली से। किससे जुड़े हुए हैं, नाथ द्वारा शैली से दोस्तों। ये रहा 2 नंबर पे। धनराज जयनाथ करपाराम, आराम से देख लीजिए, आराम से इस उत्तर है वो आपको देना है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। क्या क्या नाम दिए गए हैं, धनराज जयनाथ करपाराम उमरा, ये जुड़े हुए मेवाड़ से। केवला बगता चोखा, केवला बगता चोखा एक बैजनाथ भी है इनमें से, वो है देवगढ़ से। भीमा काशीराम राम लखन या मीरबख्श का भी नाम आता है, बगता का भी आता है, और ये जुड़े हुए हैं आपके उनियारा से। 2 4 3 1, ऑप्शन आपका बी यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय लोक नृत्यों के संदर्भ में निम्न जोड़ों पर विचार कीजिएगा। करिए फटाफट, थोड़ा स्पीड के साथ उत्तर दीजिए दोस्तों। गुड़ला नृत्य मारवाड़, ढोल नृत्य नागौर, बम नृत्य भरतपुर, बिंदोली नृत्य अजमेर, शिकारी नृत्य बारा, झूमर नृत्य हाड़ौती। यानी ऐसी क्लास है जिसमें यह मानकर चलिए आपका जीके कंप्लीट तैयार हो जाएगा, इतनी बड़ी क्लास है आज ये। यहां पे सही सुमेलित जोड़े कौन कौन से हैं वो आपको बताने दोस्तों। गुड़ला नृत्य कहां का है, मारवाड़ का है गुड़ला, गुड़ला डांडिया पहला सही। ढोल नृत्य नागौर का नहीं, जालोर का है।
कहाँ का है? जालोर का, तो ये गलत हो गया। बमनरते भरतपुर का है, बमनरते, सही है ना मित्रों? बमनरते भरतपुर सही है आपका। आगे देखिए, बिंदोली नृत्य क्या अजमेर का है? गलत। कहां का है? झालावाड़ का। शिकारी नृत्य बारा का है, शिकारी, सही है दोस्तों। और अगला बचा आपके झूमर नृत्य हाड़ौती का, ये भी सही। तो यहां पे हम बात करते हैं तो दूसरा और चौथा गलत दिया गया है, बाकी 1 3 4 5 सी ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है आपको। संगीतज्ञ भाव बीकानेर शासक अनूप सिंह का दरबारी था। जोरावा लोकगीत जैसलमेर जिले में गाया जाता है। दोला मारू जोधपुर का लोकप्रिय गीत है। और पंडित जसराज का संबंध राजस्थान के मेवाती संगीत घराने से रहा। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत है। डोला मारू जोधपुर में गाया जाता है क्या? नहीं, सिरोही का लोकगीत है ये। कहां का है? सिरोही का। समझे आप? सी ऑप्शन यहां पे आपका गलत दिया गया है। यहाँ पे ढाडी जो जाति के लोग होते हैं ना, वो गाते हैं इसको, ढाडी जो होते हैं ना, वो दोस्तों। आगे बढ़िए क्वेश्चन 44 में, निम्नलिखित त्योहारों और मनाए जाने के समय अंग्रेजी माह से असंगत जोड़ा है। ये अच्छा क्वेश्चन आया एक बार। हिंदू नववर्ष का आरंभ मार्च अप्रैल में, अक्षय तृतीया अप्रैल मई में, रक्षाबंधन जुलाई अगस्त में, गणेश चतुर्थी नवंबर दिसंबर में। देखिए, हिंदू नववर्ष का आरंभ चैत्र शुक्ला प्रतिपदा जो मार्च अप्रैल में आती है, एकदम करेक्ट है आपका। अक्षय तृतीया कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन जो अप्रैल मई में आती है, सही है। रक्षाबंधन कब मनाते हैं? श्रावण पूर्णिमा के दिन जो जुलाई अगस्त में आती है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी मनाते हैं जो आपके अगस्त सितंबर में आती है। तो नवंबर दिसंबर ये गलत दिया गया है, अगस्त सितंबर में। क्वेश्चन नंबर 45, नेहरू जी ने ओलबो कृति के लेखक कौन है? नेहरू जी ने ओलबो, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देख ले, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आया है ये, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेहरू जी ने ओलबो, बताइए इस कृति के कौन है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। विजयदान देता, रेवतदान, मणि मधुकर या लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत? कौन है? रेवतदान। नेहरू जी रो ओलबो, मारवाड़ी में ओलमू, नेहरू जी ने ओलमू। धरतीरा गीत ये भी इन्हीं की है। चेत चेत मन का ये भी इनकी है, रेवतदान की। समझ गए आप? आगे बढ़िए क्वेश्चन 46 में, राजस्थान के लोक कलाकार जिन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होकर इतिहास रचा, सादिक खान, मामे खां, अनवर हुसैन या भंवर सिंह सामोर? कांस फिल्म फेस्टिवल में पहले भारतीय लोक कलाकार है जो रेड कारपेट पर रिप्रेजेंट किया इन्होंने, वो है मामे खां दोस्तों। कौन है? मामे खां। क्वेश्चन 47, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? फटाफट कमेंट कर दीजिए दोस्तों। 1 मई 2021, 1 मई 2022, 1 जून 2022, 1 जून 2021। मुख्यमंत्री चिरंजीवी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए ये रहेगा दोस्तों, टॉप क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। तो फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों। कब की गई? 1 मई 2022 को, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 48, देह व्यापार कुरीति को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन अस्मिता किस जिला कलेक्टर की पहल है? यह भी कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। यह भी सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए रहेगा दोस्तों। देखते हैं किन किन साथियों का यह सही होता है। तो फटाफट आंसर आपका आ जाना चाहिए दोस्तों। देह व्यापार कुरीति को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन अस्मिता किस जिला कलेक्टर की पहल है? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। फटाफट अपना आंसर है वो दे दीजिए दोस्तों। देखते हैं किन किन साथियों का ये सही होता है। किसकी है दोस्तों? ये है बूंदी कलेक्टर।
बूंदी कलेक्टर का नाम बताऊं क्या? रेणु जेपाल। समझ गए? अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन संबल का संबंध है जयपुर जिला प्रशासन द्वारा यह संचालित है विशेष योग्यजनों की सहायता, जिले के नागरिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना, जिले के नागरिकों के लिए आवास उपलब्ध करवाना, महिलाओं व बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित। बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट करके। सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है। ऑपरेशन संबल जिले के नागरिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना, मतलब बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, सिल्कोसिस पोर्टल का शुभारंभ किस विभाग द्वारा किया गया? श्रम विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, राजस्व विभाग, खनन विभाग। सिल्कोसिस पोर्टल का शुभारंभ किस विभाग के द्वारा किया गया मित्रों? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51, अश्वमेलित युगम बताइए। लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले? चौधरी कुंभाराम झुंझुनू, कंवरसेन गंगानगर, वीर तेजाजी नागौर, पन्नालाल बीकानेर। तो यहां पे देखिए आपका चौधरी कुंभाराम झुंझुनू सही है, कंवरसेन गंगानगर सही है, वीर तेजाजी से नागौर नहीं बीकानेर। नागौर है ना, पन्नालाल से बीकानेर और नागौर दोनों है दोस्तों। नागौर यहां है, तो यह सी ऑप्शन आपका अश्वमेलित है। क्वेश्चन नंबर 52, अश्वमेलित युग में मध्यम सिंचाई योजना और लाभान्वित जिले? मनोर थाना जयपुर, छापी झालावाड़, औरई चित्तौड़गढ़, इंदिरा लिफ्ट सवाई माधोपुर। मित्रों 50 मिनट की क्लास हो चुकी है और 50 ही क्वेश्चन देखें। अगले 20 मिनट में ये 50 क्वेश्चन देखने, थोड़े स्पीड से, छोटे क्वेश्चन रहेंगे अब आपके। और यहां पे देखिए पहला मनोर थाना, बताइए दोस्तों। मनोर थाना का संबंध है ना वो झालावाड़ से है, बाकी तीनों सुमेलित है आपकी, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण नीति लागू की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। राजस्थान की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन नीति लागू की दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। किसने की? जोधपुर ने, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 54, सर्वाधिक साक्षरता दर, न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिलों का सही क्रम बताइए। बताइए फटाफट। फटाफट बता दीजिए दोस्तों। तो सर्वाधिक साक्षरता दर की अगर हम बात करते हैं, सर्वाधिक साक्षरता दर कोटा की है, तो कोटा कितनी है? 76.6%। न्यूनतम लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं, न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? धौलपुर का 846। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाले, न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले, न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले की अगर हम बात करते हैं तो जालोर है 38.5%। कोटा, धौलपुर, जालोर, ये रहा बी ऑप्शन। क्वेश्चन 55 है, वर्तमान में राजस्थान में किस क्रम की औद्योगिक नीति लागू है? बताइए, 7वीं, 6ठी, 5वीं, 4थी? पांचवी दोस्तों, ये रही सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, गोवंश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। राजस्थान गोवंश के मामले में 8वें स्थान पर है। राठी गाय, लाल सिंधी व साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। यहां पे जो सही कथन है वो आपको बताना है दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रह भी सकता है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है इस दृष्टि से, फटाफट अपना उत्तर दीजिए। तो यहां पे आपका जो रहेगा वो रहेगा राजस्थान गोवंश की दृष्टि से क्या कौन से स्थान पर है दोस्तों? 6ठे स्थान पर है, 8वें पे नहीं है, गलत हो गया। और ये सही है आपका, तो केवल सी यहां पे ये सही है दोस्तों, दूसरा कथन। अगला क्वेश्चन, एसुमेलित युग में कृषि अनुसंधान केंद्र और स्थान
बाजरा अनुसंधान केंद्र मंडोर, चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर, खजूर व बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर। तो ये असुमेलित कौन सा है वो बता दो यहां पे। ये रहा केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, ये जयपुर में, सीतापुरा जयपुर में, सीतापुरा जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, एशुमेलित युग्म है परता, भील जनजाति व संबंध, कट्टा, मृत्युभोज, अटक, गोत्र, स्वटिया, गीत, बराड़ी, कुलदेवी। 1 मिनट में कमेंट। देखिए मित्रों, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही। बराड़ी, भिलू की कुलदेवी, गलत है ये। कुलदेवी आमजा या केलड़ा माता, केलवड़ा माता है। बराड़ी क्या होती है फिर ये? बराड़ी क्या होती है? विवाह के अवसर पर देवी का चित्र बनाया जाता है जिसको बराड़ी कहते हैं। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, ग्रासिया जनजाति में व्यक्ति की मृत्यु पर बनाया गया घी मिट्टी का स्मृति स्मारक कहलाता है। ग्रासिया जनजाति में व्यक्ति की मृत्यु पर बनाया गया मिट्टी का स्मृति स्मारक कहलाता है क्या? हुर्रे, हुर्रे कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन 60, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार उद्योग क्षेत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान 24.67% है। राजस्थान सीसा, जस्ता, जिप्सम, कैल्साइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। सत्य कथन कौन सा है यहां पे? सीसा, जस्ता, जिप्सम और कैल्शनाइट। सीसा जस्ता में तो 1 नंबर है, लेकिन जिप्सम कैल्साइट है ना, ये गलत हो गया यहां पे। इसका संपूर्ण उत्पादन राजस्थान में होता है, लेकिन अन्य राज्यों में भी होता है इनका उत्पादन, 1-2 राज्यों में। तो ये गलत हो गया, पहला सही है, केवल एक पहला सही है, मतलब ए ऑप्शन यहां पे आपका रहने वाला है सही। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 61 में, चर्चित देश श्रीलंका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। महावेली गंगा यहां की सबसे लंबी नदी है। यहां पे सही कथन है आपका दूसरा, पहला गलत है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा है दोस्तों, और जो मुद्रा है यहाँ की वो श्रीलंका रुपया है। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 62, एशोमेलित युगम है, यूरोपियन देश और राजधानी, इटली की रोम, हंगरी की बुडापेस्ट, फिनलैंड की हेलेंस्की और बेल्जियम की तिराना। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। तिराना है ना, ये अल्बानिया की राजधानी है, अल्बानिया की। समझ गए? तो ये आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 पर विचार करें। भारत का कुल वनावरण 21.71% रहा, झाड़ियों का प्रतिशत 1.42% रहा। सत्य, दोनों सत्य हैं। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 64, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वृक्ष तथा वनावरण की कितनी वृद्धि दर्ज की गई? वृक्ष व वनावरण, वृक्षावरण में तो 721 है किलोमीटर, और वनावरण के अंदर कितनी है? 1540, मतलब 2261 वर्ग किलोमीटर। बी ऑप्शन। क्वेश्चन 65, यह नदी कोयल व संक नदियों से मिलकर बनी है। प्रसिद्ध शहर राउरकेला इस नदी के किनारे स्थित है। किस नदी की विशेषता है ये? किसकी है? ब्राह्मणी नदी की दोस्तों। क्वेश्चन 66, निम्न में से 3 नदियों का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। जो ब्राह्मणी है इसका भी होता है। एक नदी का उद्गम किस अन्य स्थान से होता है? कौन सी नदी है जिसका अन्य स्थान से होता है? ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा, कावेरी या दामोदर? कावेरी का दोस्तों। ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी है वहां से दोस्तों। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय भारत के किस स्थान पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है? थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गंगा मैदान? कहां पर?
थार मरुस्थल के अंदर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है दोस्तों। क्वेश्चन 68 है, विषुवत पछुआ प्रवाह सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर्क रेखा के निकट निम्न वायुदाब का क्षेत्र आईटीसीजेड कहलाता है। आईटीसीजेड स्थायी क्षेत्र होता है। सत्य कथन बताना है। देखिए आईटीसीजेड है ना, ये भूमध्य रेखा के निकट जो निम्न वायुदाब, कर्क रेखा की जगह भूमध्य रेखा कर दो तो ये गलत हो गया, समझ गए आप। और आईटीसीजेड स्थायी क्षेत्र होता है नहीं दोस्तों, ये भी, यानी दोनों गलत है यहाँ पे, सी दोनों असत्य हैं आपके। अगला क्वेश्चन, नेपाल हिमालय का विस्तार है सतलज काली के मध्य, काली तिस्ता, तिस्ता देहांग या सिंधु सतलज, इनके मध्य है नेपाल हिमालय। काली व तिस्ता के मध्य, काली व तिस्ता के मध्य। क्वेश्चन 70, इस मैदान की चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर है। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। यह महीन कंकर, पत्थर, रेत, चिकनी मिट्टी का निक्षेप है। किस भाग की विशेषता है? बाबर, तराई, बांगर या खादर? तराई की दोस्तों, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 71, न्यूनतम जनसंख्या वाले देशों का सही क्रम है, बता दीजिए। सिंपल क्वेश्चन। वेटिकन सिटी लगभग 100 व्यक्ति रहते हैं, और तुम्बालो है ना, इसमें लगभग 11,000 व्यक्ति रहते हैं। तो ये रहा ऑप्शन ए आपका। क्वेश्चन 72, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देशों का सही क्रम, जनसंख्या घनत्व है सर्वाधिक है मोनाको का, 23,660 के आसपास है, 23,660 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर है मकाऊ का जिसका 17,000 के पास है, फिर हांगकांग है जिसका 6400 है, फिर है सिंगापुर जिसका है 6300। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, मोनाको, मकाऊ, हांगकांग और सिंगापुर, ये रहा ऑप्शन एक आपका। क्वेश्चन आ रहा है 73, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत ने यूएसए से हार्पून मिसाइल आयात को मंजूरी दी है। भारत व रूस में AK-203 राइफल खरीदने हेतु समझौता हुआ है। अब यहां पे सत्य कथन बताना आपको, फटाफट बता दीजिए दोस्तों। फटाफट बताइए दोस्तों। पहला सही, दूसरा सही, दोनों सही है यहाँ पे, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका, ब्रिटेन व ऑस्ट्रेलिया के मध्य समझौते को क्या नाम दिया गया है? फटाफट 1 मिनट में। AUKUS दोस्तों। क्वेश्चन 75, निम्न में से कौन सी महासागरीय जलधारा हिंद सागर की जलधारा नहीं है? अगुल्हास, सोमाली, सुसीमा और मेडागास्कर। हिंद महासागर की जलधारा इनमें से कौन सी नहीं है? सुसीमा दोस्तों। कौन सी? सुसीमा। यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है सुसीमा। अगला क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। बरमूडा त्रिभुज अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस आकार की है। असत्य कथन नहीं है यहां पे। यानी सत्य, दोनों ही सत्य हैं। ऑप्शन एक यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 77, वाइगोस्टकी द्वारा बताई गई शब्दावली जिसका अर्थ है कि बालक अपने से अधिक सक्षम लोगों की सहायता से ज्यादा सीखता है, अकेले सीखने की तुलना में वाइगोस्टकी ने इसे ज्यादा सीखने का नाम दिया है। क्या नाम दिया है इसको? बता दीजिए दोस्तों। क्या नाम दिया है? ZPD। क्वेश्चन 78 की ओर बढ़ते हैं। फाई घटना है, क्या है? गति संबंधी भ्रम है ये, फाई घटना गति संबंधी भ्रम। क्वेश्चन 79 है, व्यवहारवाद की नींव कब पड़ी?
वाटसन, जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद पुस्तक लिखी, उसके बाद व्यवहारवाद की नींव पड़ी। जो व्यवहारवाद पुस्तक है ये लिखी गई थी 1924 में वाटसन के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 80, विकल्प को न चुन पाने की अक्षमता जो एक साथ लक्ष्यों, इच्छाओं, आवश्यकताओं की उपस्थिति होने के कारण पैदा होती है, यह स्थिति है कुंठा, तनाव, द्वंद्व, स्वप्रभाविकता। विकल्प न चुना, द्वंद्व हो जाता है हमारे विकल्पों के मध्य, पेपर देते हैं उस समय, तो इसको कहते हैं द्वंद्व। सी ऑप्शन। क्वेश्चन 81, एक मानसिक युक्ति जो इदम के हानिकारक आवेगों को रोकती है तथा चिंता को कम करती है कहलाती है प्रतिरक्षा प्रक्रिया, सौपन प्रतिक्रिया, निर्माण, अंतर्दृष्टि। प्रतिरक्षा प्रक्रिया दोस्तों। क्वेश्चन 82, नैतिक विकास की किस अवस्था में बालक की नैतिकता का आधार उसके परिवार को माना जाता है? किस अवस्था में? उसके परिवार को बताइए दोस्तों। पहली अवस्था में खुद, तीसरी अवस्था में परिवार, चौथी या पांचवी अवस्था है उसके अंदर समाज, छठी अवस्था मानवता। तो तीसरी अवस्था में परिवार को माना जाता है। क्वेश्चन 83, एरिक्सन ने बालकों के विकास को कितने प्रकार से समन्वित किया है? 4 प्रकार से। कौन कौन से हैं? व्यक्तिगत, संवेगात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास दोस्तों। आगे बढ़िए। निम्न में से किसका प्रयोग सामर्थ्य, प्रवीणता, क्षमता व दक्षता के लिए किया जाता है? अभिवृत्ति, अभिरुचि, रुचि, सामाजिक कौशल। किसका? अभिरुचि का। क्वेश्चन 85 है, सृजनात्मकता का अस्तित्ववादी सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सृजनात्मकता का है अस्तित्ववादी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? विलियम वुंट के द्वारा। विलियम वुंट के द्वारा। सिगमंड फ्राइड ने दिया था मनोविश्लेषण का सिद्धांत, रिबोर्ड ने दिया था साक्षरीयवाद का सिद्धांत, और बचे कोलर जिन्होंने दिया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दोस्तों। आगे बढ़िए। मानसिक मंदता का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? वीटी, ओडेन, जिन इटार्ड या सेगुइन। मानसिक मंदता किसने किया था? 1799 में जिन इटार्ड ने किया था, जो फ्रांस के हैं, जिन इटार्ड ने। क्वेश्चन 87, टिली एवं लेविस ने विशिष्ट बालकों के कितने प्रकार बताए? बताइए दोस्तों। टिली एवं लेविस ने विशिष्ट बालकों के कितने प्रकार बताए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रह सकता है, अच्छा क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों। फटाफट कमेंट करके उत्तर दीजिएगा इसका। 6 प्रकार बता दूं क्या नाम? प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, अधिगम असमर्थ, मानसिक रोगग्रस्त, शारीरिक विकलांग, बहुविकलांग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता अल्प संवेगात्मक बुद्धि वाले बालकों की नहीं है? दोषारोपण की प्रवृत्ति, जिम्मेदारी लेने की प्रवृत्ति, सामने आ गया। अल्प संवेगात्मक बुद्धि वालों की नहीं है, ये है दोस्तों। जिम्मेदारी कहां से लेंगे वो? तो बी ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन 89, एक छोटी बालिका अपनी दादी के पास रहना पसंद करती है, यह किस नियम की ओर संकेत करती है? निकटता, संबंध, रुचि या प्रभाव? यह दर्शा रहा है प्रभाव के नियम की ओर इशारा कर रहा है, प्रभाव के नियम को दर्शा रहा है। क्वेश्चन 90, किस सिद्धांत में माना जाता है कि मानव का स्वभाव सबसे पहले पूर्ण एवं संगठित स्वरूप को ही देखता है? बताइए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है कि सिद्धांत में माना जाता है कि मानव का स्वभाव सबसे पहले पूर्ण एवं संगठित स्वरूप को ही देखता है। किसमें? गेस्टाल्ट सिद्धांत में। क्वेश्चन 91 में चलिए मित्रों, बुद्धि का बालू का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? बुद्धि का बालू का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बालू का सिद्धांत या बहुतत्व का सिद्धांत इसी को कहते हैं, थोरनडाइक के द्वारा। क्वेश्चन 92 में, किसी व्यक्ति में वात्सल्य अधिक होता है तो किसी व्यक्ति में विषाद, ये किस प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दर्शाता है? संवेगात्मक आधारित भिन्नता को दोस्तों। क्वेश्चन 93 में, 16 पीएफ परीक्षण के प्रतिपादक है?
16 कारक होते हैं इसमें। 16 कारक में से 15 कारक तो व्यक्तित्व के, 1 कारक बुद्धि का होता है। और यह प्रशिक्षण दिया था केटेल ने। परीक्षण किसने दिया था? केटेल ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस अभिकर्मित अनुदेशन में विषय वस्तु की निपुणता पर बल दिया जाता है? अभिकर्मित अनुदेशन में विषय वस्तु की निपुणता, विषय वस्तु की निपुणता पर बल किस में दिया जाता है? मैथेटिक अभिकर्मित अनुदेशन में दोस्तों। क्वेश्चन 95, एक शिक्षक बालकों में किस प्रकार की अभिव्यक्तियों को पैदा कर सकता है? सकारात्मक, नकारात्मक, जीव जीव जिस अभिव्यक्ति का शिक्षक हो न तो सकारात्मक और न ही नकारात्मक। देखिए वास्तविक रूप से 3 मनोवृत्तियां सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य होती है, समझा? और जिस अभिव्यक्ति का शिक्षक होता है उसको वो पैदा कर सकता है। क्वेश्चन चिन्ह में, विश्व कल्याण व विश्व विकास के लिए जिम्मेदार अधिगम है? प्रत्यय, सिद्धांत, समस्या समाधान, बहुविभेदन। विश्व कल्याण व विश्व विकास के लिए कौन सा? समस्या समाधान अधिगम। क्वेश्चन 97, निम्न में से असत्य कथन बताना है आपको। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 की विजेता संयुक्त राज्य अमेरिका की डॉक्टर सीथिया रोसेन जीविंग है। भारतीय सरकार ने पेट्रोल 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य 2025 तक रखा है। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपेरेल पार्क योजना का नोडल मंत्रालय कृषि मंत्रालय है। और बीटा कैरोटीन युक्त पीले चावलों को गोल्डन राइस की संज्ञा दी गई है। असत्य कथन है यहां पे। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा यहां पे गलत है आपका। नोडल मंत्रालय कौन सा है? कपड़ा मंत्रालय दोस्तों। कौन सा है? कपड़ा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, रियल एस्टेट अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? (2016) के अंदर। क्वेश्चन नंबर 99, देश में राज्य स्तर पर जिला औद्योगिक केंद्रों की स्थापना का प्रावधान किस औद्योगिक नीति का भाग था दोस्तों? 4 औद्योगिक नीतियां दी गई है। जिला औद्योगिक केंद्रों की स्थापना का प्रावधान यह था 1977 की औद्योगिक नीति का भाग दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन। और आज हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। आप सभी साथियों के प्यार, आपके सहयोग से 4 लाख सब्सक्राइबर दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। इसी के लिए आप मेरा साथ बनाए रखें, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़िए। जिस प्रकार आपका साथ दिया उसी प्रकार सभी का साथ हमारे साथ बना रहे दोस्तों। आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, मुद्रा बाजार में 1 वर्ष से कम की परिपक्वता वाले वित्तीय उपकरणों का कारोबार किया जाता है। पूंजी बाजार में अधिक समय की परिपक्वता वाले उपकरणों का कारोबार क्यों होता है? डेरिवेटिंग एक वित्तीय संसाधन है जो अंतर्निहित परिसंपत्तियों से इसका मूल्य प्राप्त करता है। सहभागिता नोट्स निवेशकों के लिए सेबी में पंजीकृत होना अनिवार्य है। ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है, सेबी की जरूरत नहीं होती है। डी ऑप्शन। तो आज का स्कोर कमेंट कर दो मित्रों। आज की क्लास सबसे टॉप की क्लास मेरे को ये लगी है। जो 28 मॉडल पेपर हुए हैं उनमें ये मान के चलिए सबसे टॉप की क्लास थी आज की। कैसी लगी? और जिन साथियों ने आज शेयर नहीं किया है, इस खुशी के मौके पर एक बार शेयर करें, लाइक करें, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।